This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में हथियार के बल पर बड़ी लूट। दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से लूटा 13 लाख का आभूषण। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। साहिबगंज में गोलीबारी की घटना से मचा हड़कंप। एक व्यक्ति के हाथ में लगी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और दोस्तों के साथ गंडक नदी में नहाने गया युवक डूबा। खोजबीन जारी, परिजनों में मची चीत्कार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बेलगाम अपराधियों ने बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान को लूट लिया। सरेआम हुई इस घटना के बाद विधि व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। घटना कुढ़नी प्रखंड के तुर्की थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH स्थित सकड़ी रोड की है, जहां शुक्रवार की दोपहर 6 की संख्या में हथियार से लैस होकर आए अपराधियों ने विकास कुमार के सुहागन ज्वेलरी शॉप नामक दुकान में घुस गए। विकास इन चीज़ों से अनजान था कि उसके दुकान में इतनी बड़ी लूट हो जाएगी। वह कस्टमर को डील कर रहा था। इसी दौरान मुंह में भगवा रंग का गमछा बांधे आधा दर्जन अपराधी बंदूक लेकर दुकान में घुस गए और दुकानदार समेत सभी ग्राहक को गन पॉइंट पर ले लिया और कहा कि जितना भी दुकान में आभूषण है निकाल दो, नहीं तो ठोक देंगे। इतना सुनते ही विकास का हाथ पैर फूलने लगा। सोना निकालने में विकास ने देरी की तो अपराधियों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अपराधी दुकान में रखे करीबन 13 लाख का ज्वेलरी और कैश लूटकर वैशाली की ओर भाग निकले। सीसीटीवी का ये फुटेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। इन्हें खाकी का थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। तुर्की थाने से थोड़ी दूर पर हुई घटना के बाद से पुलिस के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। सूचना पर तुर्की पुलिस के साथ डीएसपी और ग्रामीण एसपी विद्यासागर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। पुलिस के मुताबिक अंतर जिला गिरोह के अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका है। फिलहाल अपराधियों के भागने की दिशा में पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। दृश्य लग रहा है कि ये वैशाली की ओर से 2 अपाची गाड़ी, जिसमें एक रेड कलर की है एक ब्लैक कलर की है, उसी से आए हैं और उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। हम लोग कितने की लूट बताई जा रही है दुकानदार? अभी ये अनुसंधान का विषय है। बस अभी प्राथमिकी दर्ज होता है, उसके बाद से हम लोग पूर्व में भी घटना घट चुकी है इस दुकान में। अब ये हम लोग विशेष पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। फायर भी किया है क्या दहशत फैलाने की? नहीं, फायर नहीं किया है, लेकिन जो दुकान में लोग थे उनको, जो भी खरीदार थे पूर्व से थे, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाया है। उनको केवल बेचने का इशारा किया है। लेकिन जो दुकानदार विकास जी हैं, उनको जैसा बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी किया है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, आसपास के लोगों से और भी पूछताछ कर रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। आभूषण भी ले गए सर? हाँ, बिल्कुल ले गए हैं। उसकी गणना अभी सुहागन ज्वेलर्स वाले कर रहे हैं। गणना के बाद बताएंगे। वो थोड़ा देर बाद हम आपको आशंका है कि अंतर जिला गिरोह हो सकता है। बिल्कुल ये वैशाली की ओर से आए हैं। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए देख सकते हैं तस्वीरों में आप दिन दहाड़े
लाखों रुपए के ज्वेलरी हथियार के बल पर लूट लिया है। ये सुहागन ज्वेलर्स नाम का ये दुकान है जो कि मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड स्थित सकरी चौक के समीप है और इसके साथ साथ बर्तन की भी दुकान है। नकापोश अपराधी लगभग 6 की संख्या में 2 बाइक पर सवार होकर आते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। जो दुकानदार हैं उनसे मारपीट की जाती है और बंदूक की नोक पर लूटपाट की जाती है। दुकानदार जो है वो काफ़ी दहशत में हैं और डरे हुए हैं। उनको आशंका थी कि वो फायर भी कर सकते थे। कितने की संख्या में आए थे? 6 की संख्या में आए थे अपराधी। क्या हुआ था? आप दुकानदारी कर रहे थे पूरी बात? 6 की संख्या में आया और हमें पिस्टल टान दिया और बोला सामान दो नहीं तो गोली मार दूंगा। और उसको हम सामान जो है दे दिए और नहीं देने पर हमको मारा पीटा है और सारा सामान ले गया। दुकान का कैश था, जेवर सवरा सब ले गया। सोना कितने का? सोना 100 ग्राम सोना था, 5 किलो चांदी था, 2-2.5 लाख कैश। सबके पास बंदूक था? हाँ, 6 के पास बंदूक था। धमकी दे रहा था कि सामान नहीं देगा गोली मार देंगे। गोली मार भागा गोरौल की तरफ? भागा गोरौल की तरफ। थाना की जानकारी थी लेकिन थाना 10 मिनट के बाद यहाँ पहुंची। अगर थाना चुस्ती रहती तो मैं ये अपराधी पकड़ा जाता। इससे पहले भी घटना हुई है? हाँ, इससे पहले भी घटना हो चुकी है। सीसीटीवी में देख रहे हैं मारपीट भी किया है? हाँ, मारपीट भी किया है। क्या कह रहा था? बड़ा सामान तो नहीं तो गोली मार देंगे। अच्छा, सबका मुंह झपा हुआ? सबका मुंह झपा हुआ जी। तो डीएसपी है जो जांच कर रहे हैं मौके पर और मौके पर तमाम वो टीम जो है, विशेष टीम भी है, डीआईयू की टीम भी मौके पर पहुंची है और अपराधी के भागने की दिशा में जो है पुलिस लगातार जो है वो काम कर रही है। देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है और जो जिस तरफ अपराधी भागे उस तरफ जो भागने की दिशा में है वो विशेष टीम जो है वो लगातार टावर डंपिंग के माध्यम से अपराधियों की सुराग लगाने में जुटी है। जैसे यहाँ लूट दिन दहाड़े हुआ है उसी तरह 4 दिन पहले सकरी चौके पर किराना दुकान अपना बंद कर रहे थे। उसी बेर आया 3 आदमी से पिस्टल सटा के दुकान लूटने गया, लेकिन लड़का तेज था जो दिमाग लगा के वहाँ से भाग चला गया गल्ला में। आज फिर आया 6-7 आदमी से और बेचारे को जो है से मारा पीटा और हथियार के अथी पर से दुकान लूट के चला गया। यहाँ प्रशासन के तरफ से कोई पूरा छूट है। अपराधी आता है अपना लूट के चल जाता है। 8 दिन पहले चौक पर भी लूटा है, तुर्की चौक पे। उससे 8 दिन पहले वो मर्डर होकर थाना पर फेंका गया है। लगातार कुछ न कुछ घटना हो ही रहा है। इससे कोई सेफ नहीं है। यहाँ कैसे लोग बिजनेस करेगा, कैसे रहेगा? जब दिन दहाड़े लूट हो सकता है तो फिर रात के तब बातें छोड़ दीजिए। हर 4 दिन पर घटना हो रहा है, हर 4 दिन पर लूट हो रहा है। तो स्थानीय लोगों में भी इस घटना के खिलाफ जो है गुस्सा है, पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि बगल में थाना रहते भी, बगल में तुर्की थाना है, उसके बावजूद जो है जो गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं उसके बावजूद भी दिन दहाड़े लूट हो जा रही है, दिन के उजाले में लूट हो जा रही है। तो लोगों में गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें विशेष टीम का गठन किया गया है और अपराधियों के पकड़ने के लिए लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि जल्द ही सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। तुर्की से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के गौड़ा पंचायत का गुरुवार रात बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। घटना वार्ड संख्या 1 निवासी स्वर्गीय सीताराम सिंह के 41 वर्षीय पुत्र नागेंद्र सिंह के साथ घटी। बताया जा रहा है कि अपराधी अपाचे बाइक पर सवार थे और उन्होंने नागेंद्र सिंह को निशाना बनाकर गोली चलाई, जो उनके हाथ में लगकर आर पार हो गई। घायल अवस्था में उन्हें तत्काल CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही साहिबगंज थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह मामला पुराने जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सर, हमने आए हैं बाइक से गांव से, तो भाई के पास फ़ोन किए हैं। हम बोले हैं बाबू कई बजे आएगा? प्रोग्राम में था हमारा भाई, हम लोग प्रोग्रामिया लोग। तो वो बोला है भैया वो कल के लिए घरामी रखी, हम सुबह आएंगे से हम बरामदा रेडी करना। तो हम नंदू दास के पास गए हैं, फोन से बात करते और गए वहाँ से। नंदू दास हमारे पीछे से गया है
तो हम रुक गए। हम बोला नंदू भाई कल हमारा घर बना दीजिए आप। उतना ही देर में 2 लड़का आया है बाइक से, बाइक अपाची था। इतना हम देखे अब फ़ोन से बात हम अपने बीवी से कर रहे थे जस्ट। अब बस हम बोले हैं, ये बोली है कि आप कितना देर में आइएगा। हम बोले बहुत जस्ट हम आ ही रहे हैं, घूम गए। जब तक वो गाड़ी आगे ले जाके घुमा के आया है, जब तक हम मोड़ पे थे उसी जगह हमको बोला है शंभू सिंह से तुम लफड़ा करेगा प्रॉपर्टी का, मार के चला गया। पहचान रहे हैं? जी हम वो लड़का लोग मुख बना था, काला पोशाक, एगो गोरा लड़का था। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के गंडक नदी में अपने साथियों के साथ नहा रहे मैट्रिक का छात्र डूब गया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान बंगरा निजामत निवासी कालेश्वर राय का 16 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद उसके साथियों के बीच हड़कंप मच गया है। उसके दोस्तों ने घटना की जानकारी परिजन को दी। इसके बाद परिवार में मातम का माहौल बन गया। छात्र रितेश का शव की तलाश जारी है। परिजनों ने घटना की सूचना पंचायत के जनप्रतिनिधि व प्रशासन को दी। सूचना पर साहिबगंज थाने की पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। मृतक छात्रा के रितेश के चाचा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ नहाने आया था। नहाने के दौरान वह डूब गया। ग्रामीणों में चर्चा है कि रितेश को तैरने नहीं आता है, इस कारण शायद मौत हुई है। मामला है जो दोपहर 1 बजे के आसपास में आया है यहाँ नहाने के लिए 5 लड़का के साथ है। जब डूब गया है इसके बाद में वो 4 लड़का भाग गया है। हम लोगों के यहाँ फ़ोन किया है तो हम लोग वहाँ से आए हैं दौड़ के, होने पर आए हैं। हम लोग दौड़ करके यहाँ खोजदाज करने लगे हैं। हम लोगों को नहीं मिला है, यहाँ है ये है। हम लोग कब आया था नहाना? 1 बजे के आसपास। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम रितेश कुमार। भतीजा है? हाँ भतीजा है। उम्र कितना? उम्र 17 साल। तो जो अन्य लड़का लोग के साथ आया तो वही लोग बताया? हाँ 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 फोन करके बताया? वही लोग फ़ोन करके बताए। गंडक नदी है? हाँ गंडक नदी है। घर कहाँ है? घर बंगरा निजामत थाना को सूचना की है? साहिबगंज। प्रशासन को सूचना की है? हाँ क्या कोई टीम भी आ रहा है जांच हाँ के लिए? जांच के लिए यही टीम जो अभी आए थे वही आए हैं। आए से पहले हाँ हाँ आने वाला है, अभी आए नहीं हैं। मुजफ्फरपुर में 2 वाहनों की टक्कर में बोलेरो पलट गया। हादसे में कई लोग घायल हैं। वहीं हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। हादसा मुजफ्फरपुर मोतिहारी नेशनल हाईवे 27 के कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर न्यू बाईपास के पास की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक वाहन पलट गया है, जबकि दूसरे वाहन का चालक वाहन छोड़कर मौके से भागने में सफल रहा है। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पटना की ओर से न्यू बाईपास से एक स्विफ्ट डिजायर कार आ रही थी। इसी क्रम में पीछे से आ रही एक बोलेरो ने ओवरटेक किया, जिसके बाद से तेज रफ्तार के कारण बोलेरो पलट गया और इसी दौरान पीछे से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद कार की टक्कर हुई। ये गाड़ी पटना से आ रही थी और ओवरटेक करने के क्रम में डिजायर वाला ने इसको भारी से मारा। क्या इसमें कोई गंभीर भी है? क्या कोई ड्राइवर को गंभीर अस्पताल भेजा गया है? हाँ अस्पताल। और दूसरा जो ड्राइवर डिजायर वाले उसका क्या हाल? किरार है। वो किरार है। ड्यूटी हम बाहर में थे, आए तो दोनों में टक्कर हो गया था। आए तो दोनों को देखे, दोनों गाड़ी, एगो गाड़ी पलटा हुआ है, एगो सामने लगा हुआ है। तो विधि व्यवस्था को शिथिल कर करके गाड़ी को आना जाना। क्या कोई क्षति भी हुई है? क्या क्षति में चोट घाट लगा हुआ है, दोनों हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 स्थित सिकंदरपुर स्टेडियम के पीछे शुक्रवार की दोपहर में एक घर से गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण करते हुए अन्य घर को अपने आगोश में ले लिया। स्थानीय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में 4 घर जलकर राख हो गए, जिसमें बसंत मांझी, ब्रजेश मांझी, रामचंद्र राम, विशाल कुमार का घर जलकर राख हो गया, जिसमें कैश, पैसा, गहना, चूल्हा, अनाज और बर्तन सब जलकर राख हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ितों के बीच चीख पुकार मच गई।
रामावती देवी ने बताया कि बेटी की शादी और जमीन खरीदने के लिए पैसा और गहना रखे हुए थे। सभी आग में जलकर राख हो गए। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आग लगला घर में? अरे हम काम में रह रहे थे, हम स्टेशन पर काम करते हैं झाड़ू पोछा के। हमारा 4 गो बाल बच्चा है, बहू है, 2 गो पोता पोती है। सरकारी जमीन में 17 साल से रह रहे हैं, हमको बहू रहने के नहीं है। कमा रहे, खा रहे, 16 साल से कमा के हर चीज किए। अपना पराया से पैसा मांग के हम 4 लाख रुपया रह के कल जा रहे थे। बहन किया के 50 लाख रुपया 50,000 रुपया दीजिए। बहन हम कहूँ तो दूर राज लेंगी, दिल में कब तक हम रहेंगी? आग लग गया, सारा जड़ गया, कागज पता, रुपया पैसा, गहना गुड़िया, कपड़ा लाता। कितना रुपया रख ले लिए घर में? 4 लाख रुपया हम सब। जमीन किने लगे? जमीन हम 5-4 दिन में ले लेती है। कल ले जाती है बहन किया, हम 50,000 रुपया लावे। हम सारा सामान हमारा जड़ गया, बर्बाद हो गया। हम घर में हमारा 80,000 रुपया लगले, बीमारी हमारा किडनी के बीमारी है हमारा। आग देखने लोग घरे में रह लिए रहुआ? हम न हलिए घर में, हम हॉस्पिटल में काम करो लियो, जे भर्ती है हॉस्पिटल में। मतलब कितना के नुकसान में लगा घर में, की बुझा रहा है? कैसे घर में आग लगा? हम रही पता नहीं, हम ड्यूटी में रहते हैं। कितना के नुकसान में लगी कुछ अंदाजा? कम से कम करोड़ों नुकसान हो गया है। यहाँ पर ईवीएम वेयर हाउस के बगल में झोपड़ी है। यहाँ पर 3-4 गो ऐसे झोपड़ी के 10 गो 15 है, लेकिन 3 झोपड़ी में आग लगी और उसको हम लोग तुरंत में आग सूचना मिला, तुरंत में हम लोग इसको। सर क्या लगता है आग लगने की घटना क्या लग रहा है? यहाँ तो अभी बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटा था, तो सिलेंडर फटने से तो आग 3 झोपड़ी एक जगह था, 3 झोपड़ी। सर क्या लगता है कितना का नुकसान हुआ होगा? कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का तो अभी आकलन किया जाएगा। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर की रहने वाली छात्रा श्वेता कुमारी के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। श्वेता ने शुक्रवार को इंडसइंड बैंक के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि उनके नाम और पहचान का दुरुपयोग कर ब्रह्मपुरा शाखा में फर्जी बैंक खाता खोला गया। यह खाता बिना उनकी जानकारी के 23 दिसंबर 2023 से संचालित हो रहा है, जिसका पता उन्हें हाल ही में चला है। श्वेता ने बताया कि उन्हें गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि उनके नाम से इंडसइंड बैंक में ब्रह्मपुरा शाखा में खाता खुला है, जिसमें सब्सिडी का पैसा जा रहा है। श्वेता ने कहा, मुझे इस खाते की कोई जानकारी नहीं थी। यह साइबर फ्रॉड का मामला है। श्वेता का पहले से ही सुस्ता माधोपुर की इंडियन बैंक शाखा में खाता है। जब वे इंडियन बैंक गई तो उन्हें सलाह दी गई कि इंडसइंड बैंक का फर्जी खाता बंद करवाएं। इस मामले में श्वेता की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार ने इंडसइंड बैंक के डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर समेत 4 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया है। परिवाद में भारतीय नवीन संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता पवन कुमार ने बताया कि यह साइबर फ्रॉड का गंभीर मामला है, जिसमें बैंक की लापरवाही और फर्जीवाड़े की भूमिका सामने आ रही है। मेरा अकाउंट मतलब बिना मेरे जानकारी के इंडसलैंड बैंक में मेरा खोल दिया गया है, जबकि इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। जब इसके बारे मतलब पता 1 सप्ताह पहले चला है। हालांकि ये जो खाता अकाउंट चल रहा है मतलब 23/12/2014 से ही चल रहा है। मेरा मतलब इसके बारे में जानकारी तब हुआ जब हम सब्सिडी मतलब के मामले में जानकारी लेने गए गैस एजेंसी में।
तो जो हम अकाउंट नंबर दिए थे उस अकाउंट नंबर में मेरा मतलब अमाउंट नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे गए तो वहाँ के जो मेंबर है वो बताए कि आपका अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो मतलब लास्ट का 2 अंक बताए, 2-3 लास्ट में जो अकाउंट नंबर है इंडसलैंड बैंक का उसके बारे में बताए। तो फिर हम बैंक में गए, तो बैंक में जाने के बाद इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिला कि आपके ऊपर मतलब साइबर क्राइम किया गया है। और मतलब ये बैंक हम इस बैंक के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं था। वहाँ पे गए तब इसके बारे में डिटेल्स पता चला। मतलब आपके नाम से अकाउंट? हाँ जी। इससे पहले आपका कोई बैंक में अकाउंट था? हाँ, ये इंडियन बैंक में है। इंडियन बैंक मतलब उसी बैंक में? नहीं, दूसरा बैंक है वो। इसके मतलब इस बैंक में जो अकाउंट खुला ना, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। मतलब जहाँ हुआ है ये अकाउंट कहाँ का ब्रांच है? ये ब्रह्मपुरा ब्रांच है, मुजफ्फरपुर। और आपका अकाउंट कहाँ का है? आपका ब्रांच कौन है? मतलब वही ब्रांच में हमें पता चला। नहीं, अपना अभी जो यूज कर रही है वो ब्रांच ये माधोपुर सुस्ता में है। यही बैंक है? नहीं, ये दूसरा है, इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक। हाँ। तो वहाँ बात किए तो क्या बोला? और वहाँ पे इंडियन बैंक में जब गए ना तो वो बोले कि पहले इस अकाउंट को मतलब क्लोज़ करवाने के लिए फिर आप आइएगा तो हम आपका आधार से लिंक कर देंगे और फिर आपकी इस अकाउंट में आपका सब्सिडी आएगा। जबकि मेरा एक और अकाउंट है ग्रामीण बैंक में, वो मेरा आधार से लिंक है, तो उसमें ना जा कर के सब्सिडी ये इंडसलैंड बैंक जो है इसमें आ रहा है। आज क्या किया? वहाँ पे गए तो आज क्या किया? आज यहाँ पे मतलब कोर्ट आए हैं, इसके बारे में कंप्लेन मतलब दर्ज किए हैं। परिवार का? हाँ जी, कि मेरे बिना जानकारी के पता नहीं कैसे अकाउंट मतलब खुल गया। मेरा पूरा उसमें डिटेल्स भी दिखा रहा है, उसके बारे में पूरा मतलब जानकारी भी नहीं है। तो बैंक में क्या तो बोले नहीं कि मेरा अकाउंट है तो मेरा डिटेल दिया जाए? वो स्टेटमेंट दिए थे। मुजफ्फरपुर के यहाँ एक मामला दर्ज करवाए हैं हम लोग, श्वेता कुमारी का। इनका अकाउंट इंडोसेंट बैंक में है ही नहीं, कभी अकाउंट नहीं खोली और साइबर फ्रॉड के द्वारा इनके अकाउंट नाम पर अकाउंट खोल दिया गया और उसमें पैसा का आवाजाही हो रहा है। और इनको इस मामले में जबकि इनको जानकारी है ही नहीं, लगातार बैंक में गई हैं कि भाई हम खाता खोले ही नहीं या हमारे नाम पर साइबर फ्रॉड करके बैंक के स्टाफ हैं 4 आदमी पर इन्होंने मामला दर्ज करवाया है। बैंक इंडोसेंट बैंक पर, रीजनल मैनेजर पर, जोनल मैनेजर पर और बैंक के डायरेक्टर पर। क्या कुछ धारा है इसमें दफ़ा है 316(2), 318(3), 318(4), 356(1), 356(2), 356(3), 336(1), 335, 336(2) 3(5) BNS के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। अगला डेट के बाद क्या नाम होगा? मुजफ्फरपुर में होमगार्ड के 296 रिक्त पदों के लिए 5 मई से 22 मई तक लंगट सिंह कॉलेज खेल मैदान में शारीरिक दक्षता सक्षमता जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जांच परीक्षा का एडमिट कार्ड 28 अप्रैल से गृह रक्षा वाहिनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी सुशील कुमार ने लंगट सिंह कॉलेज का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया एवं प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग कर दिशा निर्देश एवं मानक का पालन करते हुए स्वच्छ एवं पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 5 तारीख से होमगार्ड की बहाली होनी है और 17,000 से ज़्यादा आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 296 वैकेंसी है और ये 22 तारीख तक चलेगा। इसमें बिल्कुल जो नवीन तकनीक है उसके माध्यम से दौड़ की एक्टिविटी होगी या कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे वो शॉर्ट पुट हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप हो, तो RFID जो है वो लगाया जाएगा हर एक कैंडिडेट में। हर उसका एक जैकेट वगैरह है, तो पूरी प्रक्रिया है ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मॉनिटरिंग हो सके। और कई बार जो वाद विवाद की स्थिति होती है कि उस समय से उन्होंने दौर पूरा कर लिया था, अभ्यर्थी का यह दावा होता है और जो वहाँ पर लगे हुए वीक्षक होते हैं या पदाधिकारी होते हैं उनको भी इस संबंध में जो है उनका पक्ष दूसरा कुछ रहता है, तो वो भी इस बार समस्या नहीं होगी। इस बार जो है गृह विभाग ने जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है उसके माध्यम से दौर की व्यवस्था की है। सभी का बायोमेट्रिक लिया जाएगा जब फिज़िकल वो देने आएंगे उस समय, मतलब दौड़ से पहले, और जब वो पूरी फिज़िकल एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद
जो है उसका बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जाएगी, ताकि किसी तरह के इम्पर्सोनेशन की बात नहीं हो, किसी के बदले कोई कैंडिडेट जो है आकर के यहाँ फिजिकल एक्टिविटी में सम्मिलित ना हो जाए। इसको लेकर के विस्तृत हम लोगों ने डेप्यूटेशन किया है, पुलिस पदाधिकारियों का भी और सिविल साइड के ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबको हम लोगों ने लगाया है। कई सीनियर डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं और इसको बहुत बढ़िया से हम लोग संपन्न कराएंगे और जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको हम लोग समेकित रूप से अंतिम रूप से प्रकाशित करेंगे और लोगों को लगभग 300 पुरुष और महिलाओं को कुल मिलाकर के 296 वैकेंसी है। हम लोग सबको फिर निश्चित समय सीमा जो गृह विभाग की है उसमें नियुक्ति पत्र भी वितरण करेंगे। ठीक है। पदाधिकारियों के लिए क्या कुछ रिपोर्टिंग टाइम? 5 बजे से कैंडिडेट्स का पहला बैच को यहाँ रिपोर्ट करना है, तो उससे पहले पदाधिकारियों को आना है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हमारे कोई भी और गर्मी का मौसम है इसलिए हम लोगों का है कि पहला बैच 5 बजे रिपोर्ट करें, उसकी रनिंग स्टार्ट हो जाए, जो प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की उसके बाद। दूसरा 6 बजे, तीसरा 7 और चौथा 8 बजे है। इसके लिए ग्रुप्स बन गए हैं और इसमें सारे पदाधिकारी चाहे वो PhD के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, वो सिविल साइड के हों, पुलिस विभाग के हों, फिजिकल टीचर्स को भी कुछ को लगाया गया है और जो हमारे जिला खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो सभी पदाधिकारी से यही अपेक्षा होगी कि समय से पहले वो आ जाए और हम लोग जो है कैंडिडेट्स को जो विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग उनको फिजिकल टेस्ट में सम्मिलित कराएं और उसमें जो भी उत्तीर्ण हो उसके बाद जो मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग ससमय संपन्न करा लें। तो इस दिशा में आज हम लोगों का विजिट है और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समय सीमा दौड़ के दौरान पेयजल टॉयलेट की सुविधा है और जो कैंडिडेट्स हैं चूँकि गर्मी बहुत है तो इसके लिए हम लोगों ने दौड़ के बाद उनके लिए सत्तू की भी व्यवस्था की है, ताकि अचानक से कई बार होता है कि डिहाइड्रेशन हो गया तो सत्तू पानी की व्यवस्था जो बहुत सरल पेय पदार्थ है हम लोगों ने निःशुल्क व्यवस्था कैंडिडेट्स के लिए जो दौड़ लेते हैं उसके बाद आकर के आराम करते हैं तो उस समय उनको सत्तू पानी की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारे पुलिसकर्मी हों या पदाधिकारी जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं चूँकि अर्ली मॉर्निंग आएंगे उनके लिए नाश्ता, चाय और दिन के खाना की व्यवस्था जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर का कार्यक्रम है तो वो रहेगा सरकारी कर्मियों के लिए और जो दौड़ में सम्मिलित होंगे लड़के या लड़कियां उनके लिए सत्तू की व्यवस्था जो है। सर दौड़ के दौरान क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सभी मुख्य बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सभी को 4 बजे से यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है और सभी पदाधिकारी लगातार मॉनिटर करेंगे। किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। वरीय पदाधिकारी भी लगातार यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, हम लोग भी लगातार विजिट करेंगे। CCTV यहाँ पे लगा हुआ है, सभी जगह पे वीडियोग्राफी भी होगी। पूरी तरीके से हम लोग सख्ती से इसको मॉनिटर करेंगे। आगामी 18 मई रविवार को मुजफ्फरपुर क्लब स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभागार में जागृति बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का स्वतंत्र मंच के द्वारा बिहार में जातीय गणना एवं आरक्षण की सीमा, समाज और सरकार की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विशिष्ट वक्ता करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा, नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय दीमापुर के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक भास्कर, जन मीडिया एवं मास मीडिया नई दिल्ली के संपादक डॉक्टर अनिल चमरिया शामिल होंगे। ये बातें शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में संयोजक प्रोफेसर संजय कुमार सुमन ने पत्रकारों को दी। मौके पर अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार रजक, सह संयोजक प्रोफेसर गोपी किशन, मीडिया संयोजक प्रोफेसर ललित किशोर सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मंच के माध्यम से जो सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, उन समस्याओं पर समय समय पर हम लोगों ने एक सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल हम लोग इसी जागृत मंच के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका विषय है जाति गणना और आरक्षण की सीमा, समाज और सरकार की भूमिका। इस विषय पर हमारे देश भर के प्रसिद्ध जो वक्ता हैं वो आ रहे हैं। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी हैं जो किरोड़ीमल कॉलेज से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। प्रोफेसर दीपक भास्कर जी हैं जो नागालैंड विश्वविद्यालय से हैं। डॉक्टर अनिल चमरिया जी हैं
जो संपादक हैं और प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। इन बुद्धिजीवियों के माध्यम से जो संगोष्ठी का विषय है उसके संदर्भ में हम लोग अधिकतम बात रखने की चेष्टा करेंगे। साथ ही साथ इस संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी रहेंगे। अब इस संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, जाति भारतीय समाज का यथार्थ है और इसी जाति के उपलक्ष्य में तरह तरह की बातें समय समय पर आती रही है। जाति गणना की बात आ रही है, जातीय समस्याएं की बात आती रही है और यह ऐतिहासिक सत्य है। इसी जातीय गणना के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी प्रशासनिक और अन्य सुविधाओं को हासिल करने के लिए उन्होंने 1881 में भारतीय जनगणना का प्रारंभ किया। जिला बार एसोसिएशन के 32 पदों के लिए 9 मई को चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी घूम घूम कर अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, वहीं कई आश्वासन भी दे रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी श्वेता ठाकुर ने शुक्रवार को नया वकालत खाना, बार लाइब्रेरी, एडवोकेट एसोसिएशन सहित अन्य जगहों पर घूम घूम कर अधिवक्ताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान श्वेता ठाकुर ने कहा कि अधिवक्ताओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इस दौरान अधिवक्ताओं की कई समस्या भी निकल कर आ रही है, जो काफ़ी आसानी से दूर की जा सकती है। सिर्फ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द्वारी संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे दिया है और फ़िलहाल मैं 4-5 दिनों से ज़्यादा हो गया मैं सभी लोगों से मिल रही हूँ, अपने अधिवक्ता बंधुओं से मिल रही हूँ। कुछ लोगों का जो परेशानी भी आया है तो वो भी कोशिश की हूँ और सफलतापूर्वक उनकी परेशानियों की समस्याओं का हल निकल कर सामने में आया है। जैसे हमारी एक बच्ची कल आई थी, इसके पास जगह नहीं थी। एक और हमारी महिला अधिवक्ता है, उनके यहाँ कुछ चोरी का एक मामला आया है तो दर्ज हुआ है थाने में, लेकिन उनको किसी तरीके की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो अपने स्तर से हम लोग जो भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं और लोग अपने अधिवक्ताओं से मिलकर ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि उनकी बातें सुनने को जो मिल रही है तो लगता है कि बहुत ही ऐसा समस्या है जिसका समाधान आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बस चाह देने की ज़रूरत है, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, ऐसा ही है। तो बस मैं प्रयास कर रही हूँ और ईश्वर की कृपा है कि आगे भी प्रयास करूँगी और उसमें सफलता पाऊँ। उम्मीदवार मैं उम्मीद है हमें श्वेता ठाकुर से पूरा उम्मीद है इस बार के उम्मीदवार में वो जीतेंगी और जो भी नई आ रहे हैं एडवोकेट उनको अच्छे से ट्रिप करेंगी, हम लोग को सहयोग में लाएंगी और हमें लगता है हमारा इतना जो चुनाव होगा वो बहुत सही होगा। और ये हर छोटे जो एडवोकेट आ रहे हैं, इनकी जूनियर आ रही है, उनको बहुत सपोर्ट कर रही हैं और हमें ऐसी उम्मीदवार की बहुत ज़रूरत है। और हमारी जितनी भी परेशानी आती है उसको एक सॉल्व करने के एक लेडीज़ अधिवक्ता को होना बहुत ज़रूरी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसीलिए हमें उम्मीद इनकी साथ यही है कि जीते और हमारी उम्मीद पर खड़ा उतरे। बहुत उम्मीद है, उन्होंने मेरे भी बहुत सारी हेल्प किए हैं और भी लोगों की हेल्प कर ही रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जीत करके और अपना जो है सो और आगे बढ़े। और श्वेता ठाकुर मेरी सीनियर हुई और उन्हीं की वजह से आज हमें सीट भी मिला है और हम न्यू प्रैक्टिशनर अभी हम यहाँ पे आए हैं और इन्हीं की उम्मीद है कि आगे भी हम सभी जूनियर की सपोर्ट करेंगी और हमें आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप लोग कितना सपोर्ट? जी, सपोर्ट तो हमेशा रहती हैं श्वेता ठाकुर जी का। आप लोग कितना सपोर्ट कीजिएगा? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। IPL 2025 का उत्साह देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में चरम पर है। BCCI इस लोकप्रियता को हर कोने तक पहुंचाने में जुटा है। मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल मैदान में 3 और 4 मई को IPL फैन पार्क का आयोजन होगा। शुक्रवार को मिठनपुरा के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान
बीसीसीआई के एल्विन गायकवाड़ ने बताया कि फैन पार्क में प्रवेश के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा। फैंस मुफ्त में बड़े स्क्रीन पर शनिवार को 1 और रविवार को 2 मैचों का लाइव आनंद ले सकेंगे। स्टेडियम जैसा माहौल होगा जहां हजारों फैंस के साथ आईपीएल देखना अनूठा अनुभव देगा। डीजे म्यूजिक, मज़ेदार गतिविधियां और फूड कोर्ट में स्वादिष्ट व्यंजन फैंस का उत्साह बढ़ाएंगे। मौके पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव संजय कुमार वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार, पूर्व सचिव रविशंकर शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे। यह आयोजन क्रिकेट प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय होगा। वो इस फैन पार्क का मजा ले सके, यानी ग्राउंड होते हुए न ग्राउंड यानी स्टेडियम न होते हुए भी स्टेडियम का मजा लेने का असली मौका जिला के जितने भी दर्शक होंगे वो उठा सकते हैं। 2 दिनों तक वो इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। और कुछ साल पहले भी एक बार और आईपीएल फैन पार्क लगा था और इसके लिए भी हम लोगों ने पूरे जिला के जितने भी दर्शक थे बहुत बड़ी मात्रा में आकर लोगों ने एंजॉय किया था। मुझे लगता है वही विश्वास फिर हम जता रहे हैं इस फैन पार्क में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उस क्रिकेट मैच का मजा ले सकें। और इसमें हमें जो मदद मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से, जो एल्विन गायकवाड़ जी हैं उनकी तरफ से, कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं इसमें जो पूरे फैंस को मजा देंगी। जैसे कि फैन जोन है, बच्चे जो आएंगे उनके लिए अलग तरह के गेम्स अवेलेबल हैं और उन गेम्स का वो भरपूर आनंद लेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी पर्पस से जो प्रशासन है उन्होंने भी हाँ कहा है कि हम पूरी तरह से इसमें आपका सहयोग करेंगे। पानी और बाकी चीज़ों के साथ, मतलब पानी के साथ खेलने और गेम्स के साथ साथ उन्हें एक लकी कूपन भी दिया जाएगा, जो हो सकता है कि उन्हें इस तरह की टी शर्ट जीतने का मौका ही मिले जो लोग उसमें भाग लेंगे उसमें। और खास बात ये भी है कि कई तरह के गेम्स वर्चुअल रियलिटी से लेकर बड़े लोगों के लिए भी है। वो वर्चुअल रियलिटी से देख सकेंगे कि कैसे मैचेस चल रहे हैं और भी जो इन लोगों की तरफ से डिफाइन किया जाएगा वो स्पेशली जितने भी फैंस हैं उनको जरूर आनंदित करेगा। पीछे मकसद क्या है? केवल आप ही लोग जो मुजफ्फरपुर की जनता को इस प्लेटफॉर्म द्वारा बता सकते हो। इस सीजन में 50 ऐसे शहरों में आईपीएल फैन पार्क बने जाने वाला है, जो कि बिहार के राज्य में केवल मुजफ्फरपुर में ही हो रहा है। हर हफ्ते 5 शहरों में आईपीएल फैन पार्क होता है। इस वीक में मुजफ्फर के अलावा 4 अन्य सिटीज है जहाँ पे शहर है जहाँ पे आईपीएल फैन पार्क होने वाला है। उनके नाम भी आपको बताता हूँ, शहरों के नाम बताता हूँ, गाँव के नाम और उनका राज्य भी। नॉर्थ से मैं शुरुआत करता हूँ। कुल्लू में हो रहा है, धौलपुर स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश। कोटा में हो रहा है जेके पेविलियन स्टेडियम राजस्थान। फिर मुजफ्फरपुर जिला स्कूल ग्राउंड रमना मिथनपुरा। बेलगावी यूनियन जिमखाना, जनता कॉलोनी कलेरोल कैंप बेलगावी कर्नाटका और तिरुचिरापल्ली नेशनल कॉलेज तमिलनाडु। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे सर ने जैसे बताया कि जिस शहरों में स्टेडियम्स नहीं है, स्टेडियम छोड़ के भी आईपीएल के मैचेस होते नहीं हैं, ऐसे शहरों में हम आईपीएल के मैचेस बड़े पर्दे पर बड़े स्क्रीन पर 32/18 उसके साथ 2 और छोटे स्क्रीन भी होते हैं 16/18 के लिए, वहाँ पे हम आईपीएल मैचेस हम क्रिकेट प्रेमियों को हम दिखाते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आईपीएल के मैचेस स्टेडियम में जाके देखना होता है, लेकिन स्टेडियम में जो है लिमिटेड कैपेसिटी है, जो सीमित क्षमता होने के कारण हमें उस स्टेडियम तक हमें जाके मैच देखने नहीं मिलता। इसलिए बीसीसीआई ने प्रस्ताव किया कि क्यों ना हम शहरों में जाके जो लोगों को स्टेडियम में जाके मैच का मजा नहीं देखने से, क्यों ना हम उनके पास ही जाके उनके शहरों में जाके क्यों ना हम ये आईपीएल का एक स्टेडियम का एक माहौल बना के उनको एक स्टेडियम वाला एक फील देके उनको क्यों ना हम आईपीएल के मैचेस बड़े पर्दे पर दिखाएं। ये है आईपीएल फैन पार्क। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2.
Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.